नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और जो भी एग्जाम होता है इससे जरूर क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या फिर वनडे एग्जाम हो या फिर यूपी पेट होने वाला है तो इससे जो है बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं और बनने की पूरी संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम राष्ट्रपति के पद के बारे में, उसकी अवधि क्या होनी चाहिए, उसको किस प्रकार से हटाया जाता है या फिर त्यागपत्र देने के उपरांत क्या प्रक्रिया होती है, उसका चुनाव किस प्रकार से होता है, ये सब हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर लिया है। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम इसके जो है नीचे दे देंगे लिंक उसका, और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उससे जरूर जुड़िए, क्योंकि इसका पिक जो है हम खींच के उस पर डाल देते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आगामी वर्षों में बनने की संभावना रहती है उसको हम लगातार डालते रहते हैं। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें तो यह मुख्य रूप से है कार्यकारी शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास, विधायी शक्तियां होती है, वित्तीय शक्तियां होती है, न्यायिक शक्तियां होती है, कूटनीतिक शक्तियां होती हैं, सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां होती हैं। इस प्रकार से लगभग 7 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। हम इनकी चर्चा जो है विस्तृत रूप से करेंगे, क्योंकि यदि जो पॉलिटिकल साइंस में देखा जाए तो राष्ट्रपति का चैप्टर ऐसा हो जाता है जिससे अनगिनत सवाल बनते हैं और ये सभी सवाल इन्हीं पावर से जो है बनते हैं। उसको हम एक एक की व्याख्या आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यकारी शक्तियां की। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, उसकी जो पहली शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है जब लोकसभा का नया गठन होता है तो उसमें जो लोकसभा के प्रधान नेता होते हैं या बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, उसमें जो लोकप्रिय होते हैं उनको जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री की वह नियुक्ति करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो यह विधायी शक्तियों में आएगा राष्ट्रपति के। आगे देखते हैं, इसके अलावा वह जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की जो है नियुक्ति करता है, जिसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, या भारत सरकार का कानूनी जो है अधिकारी होता है, तो इसकी भी नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल की वेतन, उनकी पेंशन का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। आगे देखते हैं इनका पावर क्या है। सीएजी की नियुक्ति, यानी कि जो महालेखाकार होते हैं उनकी जो है नियुक्ति, सीएजी की नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत किया जाता है। इसके अलावा यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जो यूपी मतलब कि जो पीसीएस होते हैं, लोक सेवा संघ होते हैं, लोक सेवा आयोग होता है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। किंतु यदि हटाने की बात करें तो उसको सिर्फ जो है राष्ट्रपति ही हटा सकता है। तो इस प्रकार से जो लोक सेवा आयोग होते हैं तो उसमें जो अध्यक्ष होते हैं उसको हटाने का कार्य राष्ट्रपति के पास ही पावर दिया गया है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग आर्टिकल 280, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और सबसे महत्वपूर्ण यदि बात देखें तो उसमें जो है राज्यपाल की जो नियुक्तियां की जाती है यह राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर्यंत ही जो है राज्यपाल रहते हैं जब तक उनको टाइम दिया जाता है। इसके अलावा क्या कहा गया है, शक्तियां दी गई है। एससी, एसटी और ओबीसी
के लिए आयोग का गठन जो है आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें उपराज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के ही आदेश पर वहां पे शासन व्यवस्था देखा जाता है। तो शासन व्यवस्था उपराज्यपाल देखते हैं किंतु वह राष्ट्रपति के अधीन ही रहते हैं। आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद का गठन। आर्टिकल 78 में मंत्रिपरिषद का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और आगे देखते हैं आर्टिकल 77 और अनुच्छेद 299 के तहत संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जो विदेश में जाके या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होती है, संधियां होती है, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है। मान लीजिए यदि हमें जैसे कि राफेल का समझौता हुआ फ्रांस के साथ, तो यहाँ के जो भी कार्यकारी अधिकारी होंगे वहां फ्रांस में जाके साइन करेंगे, तो वह जो साइन होगा उसमें जो मोहर लगेगा वह जो है राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। तो संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में हमने देखा। अब आगे देखते हैं राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों के बारे में देखा। अब देखते हैं विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की वास्तव में क्या विधायी शक्तियां होती है, यानी कि विधेयक के संबंध में क्या इसके पावर होते हैं। पहला होता है कि राष्ट्रपति जो है संसद का अंग होता है। संसद, यदि संसद की बात किया जाए तो संसद में हमारे जो है लोकसभा आते हैं और राज्यसभा, इसके अलावा जो है राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद का गठन होता है। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हमारे संसद का निर्माण होता है। इसके अलावा यदि बात करें, संसद के सत्र को बुला सकता है तथा उसको स्थगित कर सकते हैं। राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है किसी भी टाइम जो है वह लोकसभा के सत्र को बुला सकते हैं या और जो है किसी कारणवश यदि चाहे तो उसको स्थगित कर सकते हैं। ऐसा पावर राष्ट्रपति को दिया गया है। आगे संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा को आर्टिकल 108 के तहत उनको बुला सकते हैं। और यह जो संयुक्त अधिवेशन की बात किया जा रहा है, यह साधारण बहुमत वाले जो विधेयक रहते हैं उसमें ही उसके तहत बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाया तो राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, किंतु यदि अध्यक्षता की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। और यदि बात की जाए इस समय ओम बिरला जो है हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। इसके अलावा देखते हैं अनुच्छेद 87 के तहत नवगठित सरकार को लोकसभा में भाषण देने का कार्य करते हैं। जैसे कि नई सरकार बन गई तो नई सरकार को वो बुलाते हैं, राष्ट्रपति आह्वान करते हैं और आने के बाद लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बैठाएंगे और उसमें अपना जो है संयुक्त रूप से भाषण देंगे। और भाषण के उपरांत उनके एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसको कहा जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। यह एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो इस बात को इंगित करता है कि लोकसभा का जो नेता है या फिर सरकार है उसको जो है बहुमत प्राप्त है। यदि ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता तो यह मान लिया जाता है कि वर्तमान जो सरकार चल रही है उसको बहुमत प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जब भी जैसे कि वर्ष 2021 आ गया है तो वर्ष 2021 के प्रथम सत्र यानी पहली बार जब सत्र बुलाया जाएगा तो उसको जो है संबोधित कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार से विधायी शक्तियों के बारे में हमने देखा। इसके अलावा यदि बात करें तो राष्ट्रपति जब लोकसभा या राज्यसभा से कोई विधेयक पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास उसको जो है सहमति देने के लिए भेज दिया जाता है।
तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां होती हैं। पहला है जो विधेयक आएगा उस विधेयक को क्या करेंगे, वो जो अपना मान्यता दे देंगे, यानी स्वीकृति देंगे। यहाँ हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, उस विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प ये होगा कि वो जो है पुनर्विचार के लिए पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। तो यह 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति के पास वह विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं और विधेयक को पुनर्विचार हेतु सभा में या सदन में लौटा सकते हैं। किंतु ध्यान देने वाली बात यह है, यदि पुनर्विचार के बाद लोकसभा या राज्यसभा से कोई विधेयक आता है, चाहे उसमें संशोधन किया गया हो या ना किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा उसको लागू करने के लिए, यानी स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा। इसके अलावा यदि बात करें तो कुछ ऐसी विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं जिसके तहत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। जैसे बात करते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि यदि हम किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित करना चाहते हैं, उसके नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा आर्टिकल 110 में धन विधेयक की बात किया गया है। धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि जो धन विधेयक होता है उसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। और इसके अलावा आर्टिकल 117 के तहत जो है वित्त विधेयक है, वो भी उसकी भी पूर्व अनुमति राष्ट्रपति से आवश्यक होती है। इसके अलावा आर्टिकल 307 है, इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, जिसमें व्यापार है, वित्त है। तो ये सब जो है बातें आर्टिकल 307 में दी गई है। इन चारों की जो है पूर्व अनुमति राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। इसके उपरांत ही सदन में इसको प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे हम राष्ट्रपति की विधायक शक्तियों की बारे में और आगे चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति की जो विधायक शक्तियां होती है उसमें जो है एक जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये जो है विधायक शक्तियों में आता है। और राज्यपाल को यह शक्ति होती है कि राज्य विधानसभा में जो विधेयक होते हैं उनको जब पारित किया जाता है तो राज्यपाल के पास यह पावर होता है कि उन विधेयक को या तो स्वीकृति दे सकता है या फिर अस्वीकृति दे सकता है या फिर वह जो है उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। इसके अलावा उसको एक और ऑप्शन मिलता है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रोक सकता है। यह जो आर्टिकल 200 के तहत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और यहाँ से रोकने के उपरांत ये जो है सेंड कर देंगे राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं, पावर होती है उनका किस तरह यूज किया जाए। पहला,
वह जो है विधेयक को स्वीकार कर सकता है, दूसरा वह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, और तीसरा ऑप्शन ए होगा कि वह जो है पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को फिर से लौटा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, जिस समय राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास सेंड कर देंगे तो उस समय राज्यपाल का जो पावर है उसको हटा देंगे, यानी कि वो समाप्त हो जाएगा। अब राज्य विधानसभा का जो संबंध होगा सीधे राष्ट्रपति से हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि विधानसभा द्वारा फिर से उस विधेयक को पुनर्विचार करके चाहे उसमें सुधार किया जाए या फिर ना किया गया हो, यदि लौटा देता है तो भी यह स्थिति बन सकती है कि राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे सकता है या नहीं दे सकता है। किंतु राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि वह जो है पुनर्विचार के बाद आए हुए विधेयक को स्वीकृति दे, इसके लिए यह बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा विधायी शक्तियों में यदि हम बात करें तो एक आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश की बात की गई है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? अगर यदि इसको देखें तो अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब किसी एक सदन का कार्यवाही नहीं चल रहा हो, यानी कि वह वर्तमान में कार्यरत ना हो, तो ऐसे किसी सदन द्वारा, तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा के मुख्य जो नेता होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री हैं, तो उनके सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। जो यह विधेयक होगा, अध्यादेश होगा, या लोकसभा के गठन के उपरांत इसको जो है 1.5 महीने में पारित करना आवश्यक होगा, अन्यथा यह अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में हमने देखा। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या होती है। यदि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में हम चर्चा करें तो सबसे मुख्य बात यह आती है कि जो वित्त विधेयक होता है आर्टिकल 110, उसमें जो है धन विधेयक की बात किया गया है। तो धन विधेयक को सदन में पेश करने से पहले जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, यानी कि उसकी अनुमति से ही सदन में पेश किया जाता है। आर्टिकल 110 की बात हो या फिर आर्टिकल 117 की बात हो। और दूसरे पावर की यदि हम बात करते हैं, दूसरे पावर में कहा गया कि राष्ट्रपति जो है में अगर ऑफिशियल देखी जाए तो राष्ट्रपति संसद में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि देखने में ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री के द्वारा बजट को सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अगला जो है अनुदान सिर्फ राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही जारी किया जाता है। हाँ, ये बात तो सही है कि राष्ट्रपति यदि जब तक सिफारिश ना करेगा तब तक सदन उस अनुदान को देगा नहीं, तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही अनुदान दिया जाता है। अगला जो होता है आकस्मिक निधि होता है, एक संचित निधि, एक आकस्मिक निधि होता है। तो आकस्मिक निधि में 500 करोड़ रुपया पहले से ही संचित रहता है और राष्ट्रपति के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए जो उत्तराखंड में चमोली में हुआ था, ग्लेशियर टूट गया था, उसमें कई लोगों की जाने गई, तो उस स्थिति में यदि राष्ट्रपति आकस्मिक निधि का प्रयोग किया होगा तो इसमें से सीधे डायरेक्ट पैसा बिना किसी अनुमति के निकाल देगा। और जब यह खाली हो जाएगा तो इसमें जो है जब हमारा बैठक होगा लोकसभा का, तो उसमें जो है संचित निधि के माध्यम से पुनः इसको फिल कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आकस्मिक निधि का प्रयोग जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे जो है वित्त आयोग का गठन, आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो इस प्रकार से वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और प्रति 5वें वर्ष जो है इसका हर बार जो है गठन करते रहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बात करते हैं सीएजी की। सीएजी का गठन आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मेन रूप से यदि हम देखें तो सीएजी का जो गठन होता है वह सरकारी लेखा जोखा
के कार्य हेतु किया जाता है कि कौन सा कार्य सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका प्रगति कहाँ तक पहुंची है, कितना काम हुआ है कितना नहीं। तो ये सब कार्य जो है CAG के अंडर आता है। इसका गठन आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब यदि बात करते हैं राष्ट्रपति की न्याय शक्तियां, जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो न्याय शक्तियों में आएगा आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति की जाती है। जज बोले तो सुप्रीम कोर्ट जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसके अलावा जो न्यायाधीश होते हैं तो उनको भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यदि वर्तमान समय में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो है 34 + 1 कुल 35 जो है न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 37 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस समय 48वें नंबर पे एम रमन्ना जो है इस समय वर्तमान में है मुख्य न्यायाधीश पे। इसके अलावा आर्टिकल 224 के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कोलेजियम पद्धति से द्वारा की जाती है। कोलेजियम पद्धति में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है 3-2 के अनुपात से कि जो उस सुप्रीम कोर्ट में उस समय जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनको जो है राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजा जाए, और यह सिफारिश जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। इसके उपरांत ही जो है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल 124 हो गया और 224 हो गया। अब आगे बात करते हैं क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 में, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति की राष्ट्रपति को किस किस कंडीशन में यह अप्लाई होगा। तो सबसे पहले यदि बात करें, यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया गया है, मौत की सजा दे दिया गया है, तो ऐसे मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा यदि बात करें संयुक्त विधि जो है के विरुद्ध अपराध, यदि जो सदन कानून बनाया है यदि उसके विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है अपराधी, तो उसके संबंध में राष्ट्रपति जो क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा सैन्य न्यायालय में यदि किसी अपराधी को दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति अपने क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मेन रूप से यदि देखें तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं, इन शक्तियों का प्रयोग इसलिए किया जा सकता है कि ताकि जो यदि जुडिशियल पावर के द्वारा यदि कोई गलतियां हुई है, त्रुटि हुई है, तो उसमें सुधार किया जा सके। तो इसलिए राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां दी गई है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्तियां दी गई है तो वह किस प्रकार से इन शक्तियों का प्रयोग करता है। क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति 5 प्रकार से करता है। पहला है क्षमा है, दूसरा है लघुकरण है, तीसरा है परिहार है, चौथा विराम है, 5वां प्रविलंबन है। इस शक्तियों का हम विस्तृत रूप से व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले है क्षमा है। इसमें जो है राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसी गलती कर दिया है जिससे उसको मौत की सजा मिल गई है, किंतु यदि वो वास्तव में देखें तो वह अपराधी नहीं है। जिसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी लिया है और कुल्हाड़ी के द्वारा इस प्रकार से उठाया है, पीछे जो है वह देखता नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है, तो उस कुल्हाड़ी के द्वारा पीछे जो आदमी है उसको जो लग जाता है, उसकी मौत हो जाती है। यह जो है उसके संज्ञान में नहीं होता व्यक्ति को। तो इस प्रकार से यदि उसको मृत्युदंड या फिर किस सजा जो भी दी जाती है तो उसमें जो है राष्ट्रपति अपराध से मुक्त करने की उसके पास पावर दी गई है कि ऐसे व्यक्तियों को मुक्त कर दिया जाए जो कि वास्तव में अपराधी नहीं है। आगे कहा गया है लघुकरण। लघुकरण में दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। इसका क्या अर्थ होगा? मान लीजिए कि जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, उसको मृत्युदंड की सजा मिली हुई है, मृत्युदंड
तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको जो मृत्युदंड की सजा मिली है उसको घटा के कारावास की सरल सुविधा में मतलब कि दंड दे सकता है, मृत्युदंड से कारावास में कर सकता है। उसके जो दंड का स्वरूप है वह सरल कर सकता है। इस प्रकार से आगे परिहार है, रेमिशन कहा जाता है इसको। दंड के स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेगा इसमें। जैसे कि क्या है इसका मतलब परिहार का, यदि कोई व्यक्ति अपराध के उपरांत इसको 10 साल का कारावास की सजा मिली है, कारावास की, तो राष्ट्रपति चाहे तो इसको कम करके 4 साल कर सकता है या 5 साल कर सकता है, या राष्ट्रपति की मर्जी पर है। तो इस प्रकार से परिहार का प्रयोग किया जाता है। आगे है विराम, क्षमादान की शक्ति, इसको कहते हैं रेस्पाइट। यह कहा गया है कि किसी विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना। किसी विशेष परिस्थिति, जैसे कि यदि कोई विकलांग है, अपंगता है, तो उसको जो है विराम के द्वारा जो है विशेष परिस्थिति में इसको सजा को कम किया जा सकता है। और आगे है गर्भावस्था के कारण, यदि कोई स्त्री को जब उसको दंड दिया जा रहा था, उसको सजा हुई, मान लीजिए कि उसको 2 साल की सजा हुई, 2 ईयर, ठीक, तो उसमें वह गर्भधारण की थी, किंतु इसकी जानकारी ना होने के कारण जब बच्चा पैदा होने की स्थिति में आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति के द्वारा उसके जो दंड का जो टाइम है उसको कम कर दिया जाएगा, जिससे कि जो बालक है वह कारावास में पैदा ना होके एक स्वतंत्र परिवेश में पैदा हो सके। क्योंकि हमारे संविधान में व्याख्या किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसको बिना कारण से दोषी नहीं माना जाएगा। तो गर्भधारण के समय जो बालक गर्भ में उसका पालन पोषण हो रहा है, तो उसका क्या अपराध है कि वास्तव में वह कारावास में जन्म ले। तो इसको देखते हुए सजा के प्रावधान को कम किया जा सकता है रिस्पाइट के तहत। आगे है प्रॉब्लम, रेस्प्रीव। इसमें प्रॉब्लम में कहा गया है दंड को अस्थायी रूप से रोक लगा देना। इसका क्या अर्थ हुआ, जैसे कि यदि अभी देख लेते हैं कसाब वाला मामला देख लेते हैं, तो कसाब को मृत्युदंड की सजा मिली थी, किंतु हर एक अपराधी को या मृत्युदंड के संदर्भ में यदि मृत्युदंड मिला तभी एक कंडीशन लागू होगा प्रॉब्लम वाला, कि वह व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के पास जो है दया याचिका दायर कर सकता है, दया याचिका। और जैसे ही दया याचिका दायर होगा तो उस समय प्रॉब्लम लग जाएगा, यानी कि दंड को अस्थायी रूप से रोक लगा दिया जाएगा। तो जो दया याचिका होती है किसी भी अपराधी के द्वारा जो कि मृत्युदंड की सजा पाया हुआ है, वह एक बार जो है इसको दया याचिका दायर कर सकता है। यदि राष्ट्रपति के द्वारा यह दया याचिका खारिज कर दिया जाता है तो यह पुनः दायर नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, लघुकरण, परिहार, विराम एवं प्रॉब्लम की शक्तियों को हमने देखा। यह राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति के शक्तियों में सैन्य शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, उसको जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप यहाँ देखेंगे जो भी घटना चक्र है या फिर जो भी क्वेश्चन है, यहाँ से आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलता चला जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे कि इसका नोटिस सबसे पहले आप सबको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।